हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे भावी फौजियों को वंदे मातरम। मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं क्रांतिकारी इस्तकबाल। नाजनी, यूं निगाहों से मत देख, हम दरिया में नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा के आए हैं, तूफानों से टकरा के आए हैं। तो हमेशा की भांति 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, इराक की राजधानी का नाम क्या है। आर्मी के पेपर में राजधानी और मुद्रा से संबंधित अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इराक की राजधानी ऑप्शन ए तेहरान, बी लाहौर, सी काबुल, डी बगदाद। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बगदाद। मैं बात करूं तेहरान, तो तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। बात करें काबुल, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है। और लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, CF एंड्रयूज। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास की बात करें तो इन्हें देश बंधु कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि देश बंधु किसे कहा जाता है तो CR दास या चित्तरंजन दास, और दीन बंधु की बात करें तो एंड्रयूज को कहा जाता है। एक और इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आता है, बग बंधु किसे कहा जाता है। तो बग बंधु कहा जाता है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को बग बंधु कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। विनोबा भावे से संबंधित क्वेश्चन आता है, फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो विनोबा भावे फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे। तो दीन बंधु होंगे CF एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। महापुरुषों से या भौगोलिक स्थानों से संबंधित उपनाम से संबंधित अमूमन आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज अपने सामने क्वेश्चन आया है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। पंजाब, पानीपत, प्रयागराज या मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। यदि बात करें पंजाब की, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बात करें पानीपत की, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, बुनकरों का शहर पानीपत, 5 नदियों की भूमि पंजाब और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया या चीन। वैसे गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है, लेकिन जब दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में हो तो राइट आंसर मंगोलिया माना जाएगा। चीन के अंदर एक और प्रसिद्ध मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल यदि पूछे तो चीन के अंदर स्थित है। यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे ग्रेट विक्टोरिया या गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। भारत की बात करें तो भारत में थार मरुस्थल, भारत के अंदर थार मरुस्थल स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क की बात करें
तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी, हडसन नदी, सीन नदी या स्प्री नदी। तो टाइबर नदी के किनारे यदि बात करें तो रोम शहर, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। और सीन नदी की बात करें तो इसके किनारे पेरिस है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, और स्प्री नदी की यदि बात करें इसके किनारे बर्लिन शहर स्थित है। तो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, दिल्ली, आगरा ये प्रमुख शहर यमुना नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार विश्व के प्रमुख शहर और भारत के प्रमुख शहर किन नदियों के किनारे स्थित है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाली क्लासों में भी आए, आगे भी आते रहेंगे, एक एक कर को अपन अध्ययन करते रहेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, मैक्सिको, चीन या भारत? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। बात करें अगली, सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1930, सन 1920, सन 1942, सन 1924। तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, और ये आंदोलन 1930 के अंदर प्रारंभ हुआ। 1930। 1920 की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन, और 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1924। यदि महात्मा गांधी से रिलेटिव घटना को जोड़ के करें तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो था बेलगांव, जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता जिस अधिवेशन में की गई थी वो 1924 के अंदर हुआ था, वो था बेलगांव का अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो वो था बेलगांव का अधिवेशन 1924। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, और भूमध्य रेखा की बात करें 0 डिग्री। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है जो लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैं यदि बात करूं भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। और यदि बात करूं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। यदि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की बात करें तो भारत के अंदर माही नदी। तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, मकर रेखा को लिम्पोपो, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गिर राष्ट्रीय पार्क बहुत पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय पार्क, यदि ये भी पूछे गिर राष्ट्रीय पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये आर्मी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और गिरनार की पहाड़ियां भी गुजरात राज्य के अंदर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो कपास, मूंगफली और मक्का तीनों तो खरीफ की फसल है, जबकि सरसों एक रबी की फसल है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नहीं है, तो सरसों नहीं है खरीफ की फसल, जो एक रबी की फसल है। अगला अपना क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यदि पूछे अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक पूछे तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम, जो केरल के अंदर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बात करें यदि पोखरण की, तो पोखरण के अंदर 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। और प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि भारत वर्तमान में विश्व के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने लठ गाड़ के खड़ा है, जिन्होंने सबसे पहले हाल ही में जो मंगलयान भेजा, जो चंद्रयान 3 भेजा था, वो विश्व में पहली बार दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला ये चंद्रयान था। तो भारत अंतरिक्ष के अंदर अपनी जड़ों को बहुत मजबूत कर चुका है। तो वर्तमान में भाजपा सरकार है और मोदी जी के कार्यकाल में अंतरिक्ष में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना रहती है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर इसरो, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। यदि बात करें ट्राम्बे की, तो ट्राम्बे के अंदर राष्ट्रीय भाभा अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यदि बात करें ट्राम्बे की, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे के अंदर स्थित है। और होमी जहांगीर भाभा को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई और परमाणु विज्ञान का जो जनक है वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएं, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बांसुरी, संतूर, तबला, सितार। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जो पंडित रविशंकर थे वो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित थे। अगला अपना क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी भारत के संविधान में अलग अलग जो तथ्य है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका। जर्मनी की यदि बात करें तो जर्मनी से राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां वो जर्मनी से ग्रहण की गई है। यदि रूस से बात करें तो मूल कर्तव्य, वैसे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन उसके बाद रूस से 10 मूल कर्तव्य ग्रहण किए गए, उसके बाद 11वां और जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है
और जो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है वो रूस से ग्रहण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे रूस से, अमेरिका से बहुत कुछ प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन मैं एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो अमेरिका से ग्रहण किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के ऊपर जैसे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है या उपराष्ट्रपति का पद है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई, वैशाली, कुंडनग्राम, राजगृह, पाटलिपुत्र। 4 बौद्ध संगीतियों में यदि बात करें, पहली बौद्ध संगीति वो हुई थी राजगृह के अंदर, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली के अंदर हुआ, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ, और चौथी जो बौद्ध संगीति कुंडनग्राम कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अपना क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ कुंडनग्राम में। और इनसे किन, उस समय जिस समय इन बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उस समय भारत का शासक कौन था? इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति के समय जो शासक था भारत का, वो था अजातशत्रु। और दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई, उस समय भारत का शासक था कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, उस समय भारत का शासक था अशोक। और कुंडनग्राम में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई, उस समय शासक था कनिष्क। इसकी एक ट्रिक भी है, याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एक ट्रिक है अका अक, अका अक। अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शासक से संबंधित। आगे अपन जब स्टैटिक जीके की अलग से जब क्लासें अपन शुरू करेंगे, तब मैं आपको ये पूरा उस समय अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, शासक और उस कौन से सन में हुई वो भी बताऊंगा। आज तो मैंने आपको सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी कहाँ हुई, चौथी, और उस समय शासक कौन थे। अगली जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब अपन कब और उस संगीति का अध्यक्ष कौन था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है और ये आर्मी में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर मंत्रों का संकलन किया गया है। जो मंत्र है, बहुत ज्यादा गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो मंत्रों का संकलन है वो ऋग्वेद में है। सामवेद की मैं बात करूं तो यहाँ से संगीत का ज्ञान मिलता है, संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को, तो संगीत का ज्ञान प्राप्त होता है। अथर्ववेद की मैं बात करूं तो अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, अंधविश्वास तथा चिकित्सा, इनसे संबंधी जो जानकारी हमें मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है। और यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। य से ये याद रखना है, स से साम से संगीत याद रखना है। अथर्ववेद पैसों खर्च होते हैं सारे, अंधविश्वास, भोपा डगरी, डॉक्टरों में, जादू टोनों में पैसे ही पैसे, अर्थ ही अर्थ लगता है। और मंत्रों में शुरुआत में ऋषि मुनि थे, वो री से ऋषि और ऋषि मुनि मंत्रों का जाप करते थे। तो ऋग्वेद में मंत्र, य से यज्ञ, स से संगीत हो गया और अर्थ लगता है जादू टोना, अंधविश्वास, चिकित्सा के अंदर। तो इस प्रकार आप यदि अपने मन के अंदर एक ट्रिक सेट करके याद करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आर्मी में बहुत पूछा हुआ है कि संगीत का ज्ञान किस वेद से प्राप्त होता है या मंत्रों का संकलन। आगे अपन जब विस्तृत चलाएंगे एक एक वेदों के बारे में, तब बात करेंगे कौन से वेद में किसका उल्लेख है, कृष्ण भगवान का उल्लेख किस में मिलता है और गायत्री मंत्र का है, जैसे पुरुषों के प्रकार है, आश्रम है, ये सारी बात करेंगे। सत्यमेव जयते का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है, वो सारी अपन बात जब इसकी वैदिक काल के समय अपन एक एक जानकारी आगे जब अपन सीरीज चलाएंगे, इतिहास की छोटे छोटे MCQ जब सब्जेक्ट वाइज चलाएंगे, तब उनके अंदर अपन एक एक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ अपने GK के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आगे अपने GS यानी सामान्य साइंस के 15 क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता, ऊष्मा, तापमान या बल?
क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। यदि पूछ ले रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता यदि पूछ रहे तो वह है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की और रेडियम नामक कृत्रिम तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इसलिए मैडम क्यूरी के सम्मान में रेडियो सक्रियता का मात्रक रखा गया। यदि बात करूं मैं ऊष्मा की, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वो जूल है। इसके अलावा ऊष्मा को और ऊर्जा को कैलोरी में भी मापते हैं। तापमान की बात करें, तापमान के भी अलग अलग एसआई मात्रक सेल्सियस है, केल्विन है। इसके अलावा सेल्सियस एसआई मात्रक है वो केल्विन है। इसके अलावा जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रोमर है, ये सारे के सारे तापमान के मात्रक है। यदि बात करें बल, तो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। और यदि सीजीएस पद्धति में बात करें तो बल का मात्रक डाइन भी है। सारे इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में डाइन है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। इसके अलावा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, कैलोरी में भी मापते हैं। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्यूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स में हमेशा मात्रक से संबंधित लगभग आर्मी में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि बादलों का घनत्व कम होता है, तापमान कम होता है, दबाव कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो बादल होते हैं उनका हवा की तुलना में घनत्व कम होने के कारण ये वायुमंडल के अंदर तैरते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड। यानी बात प्रोटॉन की नहीं हो रही है, बात पॉजिट्रॉन की हो रही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, एंडरसन ने, जॉन डाल्टन ने, या जेम्स चैडविक ने? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंडरसन। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा तथा नाइट्रोजन की खोजकर्ता को जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया और परमाणु के खोजकर्ता भी जॉन डाल्टन को माना जाता है। और जेम्स चैडविक की बात करें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता यदि पूछे तो जेम्स चैडविक है, परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है धनात्मक इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ टूटकर जब नाभिक के अंदर गिर जाए तो वो रूप पॉजिट्रॉन कहलाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? मैनोमीटर द्रवों का घनत्व, गैसों का दाब, विद्युत धारा, या भूकंप की तीव्रता? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गैसों का दाब। गैसीय दाब है वो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रवों के घनत्व की मैं बात करूं तो वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर जिससे द्रवों का घनत्व मापा जाता है, और एक होता है हाइग्रोमीटर। ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता का जो मापन होता है वो हाइग्रोमीटर से होता है, आर्द्रता का मापन, और द्रवों का घनत्व का मापन होता है वो हाइड्रोमीटर से होता है। विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा को अमीटर के माध्यम से मापा जाता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और अमीटर के माध्यम से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता की बात करें तो जिस उपकरण से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता उसका नाम है सिस्मोग्राफ, और इसको जो उल्लेखित गणितीय रूप में किया जाता है वो एक प्रकार की स्केल या पैमाना है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने के माध्यम से भूकंप की गणितीय रूप दर्शाया जाता है और सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर से, गैसों का जो दाब है वो मैनोमीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और आर्द्रता का जो मापन है वो हाइग्रोमीटर के माध्यम से किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर का
सामान्य तापमान कितना होता है? सारे ऑप्शन केल्विन के अंदर है। 310 केल्विन, 212, 273 या 37 केल्विन। तो केल्विन की यदि बात करें तो 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में 310 है। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यदि बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर यानी ऊंदरा मार दवाई कौन सी है? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, जिंक फॉस्फाइड या लेड नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड चूहा मारने की दवाई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ये फॉर्मूलों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2HO4 और यदि फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो CH2O2। यह है फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला। और मानव शरीर के अंदर जो पाया जाता है वो आमाशय के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। जो भोजन पाचन में सहायक है, भोजन के साथ आने वाले कीटों को मारने में सहायक है, वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चींटी या बिच्छू या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा? मधुमक्खी या बात करें चींटी या बात करें बिच्छू के अंदर कौन सा डंक पाया जाता है? तो वो डंक कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक विज्ञान के अंदर फॉर्मूलों से संबंधित ये तीनों अम्ल, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है। फॉर्मूला मैं कहता हूँ आपसे ऑप्शन से कर लोगे, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ हो जाता है कि सल्फ्यूरिक कौन सा है, नाइट्रिक कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं, जिसमें H आया है वो सल्फर है और जिसमें N आया है वो नाइट्रिक है। और हाइड्रोक्लोरिक का तो पता चल रहा है Cl क्लोरीन है और H का मतलब हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूले ऐसे याद करने हैं, बहुत काम के हैं। लेड पेंसिल के अंदर लेड की मात्रा कितनी होती है? लेड पेंसिल के अंदर लेड की मात्रा कितनी होती है? लेड पेंसिल यानी बात करें जिस पेंसिल से अपन लिखने का काम करते हैं, उसके ऊपर तो होती है लकड़ी और अंदर जो चलता है वो बना हुआ होता है किसका? ग्रेफाइट का। जो पेंसिल जो अपन लिखने की बात कर रहे हैं उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है, तो उसके अंदर ऊपर तो लकड़ी होती है और अंदर जहाँ से वो चिकना पदार्थ जो चलता है वो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपर रूप है। और ये एकमात्र अधातु है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है इसका। अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसलिए पेंसिल को कभी विद्युत के बोर्ड में न डालें। यदि टेस्टर के रूप में यूज करना चाहे तो इसके अंदर करंट आने की पूरी संभावना रहती है, वो ग्रेफाइट होता है। तो लेड पेंसिल के अंदर लेड का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। जिस प्रकार जर्मन सिल्वर के अंदर जो सिल्वर की मात्रा होती है वो बिल्कुल 0% होती है, उसी प्रकार लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु में से किसमें धात्विक चमक पाई जाती है? यानी अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती है। जब धातु और अधातुओं का अपन अंतर पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अधातु होते हुए भी जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है वो अपना है क्या? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन या बोरॉन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आयोडीन। इसका राइट आंसर रहेगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस वो है जो ओजोन परत के क्षय तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो धरती का
तापमान बढ़ रहा है, धरती के बढ़ते हुए तापमान में जो जिम्मेदार गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। प्राकृतिक गैस होती है जो CNG के अंदर मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद आदमी हंसता ही रहता है। क्लोरोफ्लोरो की बात करें CFC, जो ओजोन में छेद के लिए प्रमुख, ओजोन में जो वर्तमान में छेद हो रहा है उसके लिए सबसे जो प्रमुख जिम्मेदार गैस है वो है CFC। और सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस बोले, सबसे प्रमुख गैस जो धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जल वाष्प इत्यादि ये सारे के सारे ग्रीन हाउस को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? लोहा, मैग्नीशियम, पारा या यूरेनियम? तो सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। बात करें लोहे की तो लोहे के दो प्रसिद्ध अयस्क है मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट। यदि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट किसके अयस्क है तो लोहे के। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है कार्नालाइट। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है या तो पारे का सिनेबार या एक पूछा जाता है एल्यूमिनियम का अयस्क। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का एक प्रसिद्ध अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइड। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बॉक्साइड किसका अयस्क है तो एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का भी एक बड़ा फेमस अयस्क है जिसका नाम है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड यूरेनियम का है, कार्नालाइट मैग्नीशियम का है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट लोहे का है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है और सिनेबार पारा का है। पारे का दूसरा नाम, पारे को मरकरी भी बोलते हैं और जिसका प्रतीक Hg है और एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगली बात करें विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या रेटिनॉल? विटामिन C, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। थायमीन की बात करें तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल रेटिनॉल, ऑप्शन डी में लिखा है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक यानी जिन्होंने वर्गीकरण किया था जो जीव जगत, जो कशेरुकु अकशेरुकु के आधार पर वर्गीकी की बात करें, या उन्होंने जिन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है उन्हें ही द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। और अपना राइट आंसर है लीनियस को वर्गीकी का जनक या वर्गीकी का जनक भी लीनियस को कहा जाता है। इसके अलावा द्विनाम पद्धति, जो किसी का भी आप यदि वैज्ञानिक नाम पढ़ोगे तो दो शब्दों के अंदर मिलेगा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, यानी किसी का भी वैज्ञानिक नाम हमेशा दो शब्दों में होगा। और ये जो वर्गीकरण किया था वो भी लीनियस ने किया था। तो वर्गीकी का या द्विनाम पद्धति का जनक लीनियस है। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। लेमार्क की बात करें तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले थे लेमार्क। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन की यदि बात आए तो वो करने वाले थे लेमार्क। और बेटसन की बात करें तो आनुवंशिकी का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल है
और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछे, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछे तो वो है बेडसन। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बेडसन है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधे पे अपने प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है बीसीजी। बीसीजी के टीके द्वारा उपचारित रोग कौन सा है? बीसीजी पूरा नाम होता है, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कॉलमेट गुरीन। बैसिलस कॉलमेट गुरीन। बीसीजी के टीके द्वारा किस रोग का निवारण किया जाता है? तपेदिक, डेंगू, टाइफाइड या सेचक? तो बीसीजी के टीके द्वारा जिस रोग का निवारण किया जाता है वो है तपेदिक। तपेदिक को दूसरा टीबी रोग भी कहते हैं। टीबी रोग को क्षय रोग भी कहा जाता है, जिसका इलाज बीसीजी के टीके द्वारा किया जाता है। डेंगू की बात करें, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू। और डेंगू है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है। टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है। टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है। सेचक की बात करें तो सेचक के टीके के खोजकर्ता, सेचक का जो टीका था वो किसने बनवाया? सेचक के टीके के खोजकर्ता थे एडवर्ड जेनर। और दुनिया के किसी भी बीमारी की पहली वैक्सीन, दुनिया की किसी भी बीमारी का जो पहला टीका था वो चेचक का टीका खोजा गया था, और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। और एक एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, डीपीटी का जो टीका होता है, डीपीटी के टीके द्वारा किन किन रोगों का उपचार होता है? डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारियां होने पर डीपीटी का टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया, दूसरी है पर्टोसिस, डिप्थीरिया, पर्टोसिस। पर्टोसिस को ही कहा जाता है काली खांसी। और तीसरा बात करें तो तीसरा रोग है टिटेनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आर्मी नहीं कई एग्जामों में पूछा गया कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं लगता है? ऑप्शन होता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस और टाइफाइड। आधे तो काली खांसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्टोसिस भूल जाते हैं, आधे टी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी का अर्थ टिटेनस होगा या टाइफाइड होगा। तो आपको पक्का कस के याद रखना है, टी का अर्थ टा नहीं होगा, टी होगा। टी से टी बनेगा टिटेनस, टी से टा यानी टाइफाइड नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे काली मौत किसे कहा जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो कार्बन कोयले के 4 प्रकार के होते हैं, पिट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइड। तो सर्वाधिक जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है एंथ्रासाइड के अंदर, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा है एंथ्रासाइड के अंदर। दूसरे नंबर का जो उत्तम कोयला है वो है बिटुमेंस, और तीसरे नंबर का जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है लिग्नाइट में, और जो सबसे घटिया किस्म का कोयला है वो है पिट। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का या सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में, उसके बाद बिटुमेंस, तीसरा लिग्नाइट जो राजस्थान में भरपूर पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक लगभग बिटुमेंस पाया जाता है, और पिट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। तो ये अपने थे 30 क्वेश्चन। बिल्कुल कोई अतिरिक्त बात न करते हुए डोर टू डोर अपन सीधा क्वेश्चन की ओर चले। एक 30 क्वेश्चन थे, प्रत्येक ऑप्शन का मैंने एनालिसिस किया। एक क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चनों के बाने लगभग 120 से 150 क्वेश्चन हमेशा इस मेजर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे इसी क्लास के माध्यम से यूं ही मिलते रहेंगे। आप सभी शानदार कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें,
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।